Good morning, class 6th students. Welcome back to your social studies classes, that is your SST classes. Okay. Sure. So class, in your subject, in your SST subject, we have completed up to chapter number 70. Okay. So our course is completed with the chapter number 17, and now today in this class we are going to start a new chapter, and that is chapter number 18, which is about India's contact with distant lands. देखिए, तो चैप्टर नंबर 18 में आप लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग चैप्टर नंबर 18 में ये पढ़ने वाले हैं कि जब भारत में आप लोगों ने देखा कि पहले वैदिक एज कैसे आया, ठीक है, फिर उसके बाद नए नए रिलीजन्स कैसे इमर्ज होते हैं ना, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में आपने देख लिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि भारत में जो बाहरी हैं, जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने कैसे इन्वेड किया इंडिया में, वो कैसे आए और उन्होंने फिर कैसे अपना आधिपत्य जमाया भारत पर। ठीक है, तो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, डिस्टेंट लैंड्स मतलब फॉरेन लैंड्स, जो कि विदेशी भूमि से जो लोग आते हैं और भारत पे, वो लोग भारत में किस तरीके से वो लोग अपना किस तरीके से एक रिलेशनशिप बनाते हैं भारतीयों के साथ में, और कैसे उनके साथ वो मिल जाते हैं। तो चलिए, तो इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आप लोग पेज नंबर 123 पे आ जाएंगे सभी। पेज नंबर 123, 1 2 3 123। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चलो देखो क्या लिखा है। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड इन इंडिया विद द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो आपने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, द ग्रेट इंडियन मौर्यन एम्पायर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जिसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए क्या लिखा है, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। अब जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत ही बिगेस्ट एम्पायर था भारत में, ठीक है। तो सबसे पहला जो एम्पायर था, जो कितना बड़ा था, जिसने पूरे भारत पे राज किया था, वो कौन सा था? मौर्यन एम्पायर था। लेकिन जब पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब राजनीतिक मतभेद होता है और टुकड़ों में जब बढ़ जाती है भारत की जनता, तो क्या होता है? मौर्यन एम्पायर के बाद आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन किंग, देखिए जो लास्ट मौर्यन किंग थे उनको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा ने। और उसके बाद से कौन सी डायनेस्टी फाउंड हो गई थी? शुंगा डायनेस्टी, जो कि पुष्यमित्र शुंगा ने ही किया था। देखिए क्या लिखा है, पुष्यमित्र शुंगा एस्टैब्लिश्ड द शुंगा डायनेस्टी। द शुंगा डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय द कान्वा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी को हरा करके कान्वा डायनेस्टी आती है, एंड सम अदर्स टिल द गुप्ता किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड। ऐसा तब तक होता रहता जब तक कि गुप्ता किंगडम आता नहीं, जब तक कि गुप्ता किंगडम ना आ जाए। चलो, however, what is more important is the change that took place in north and northwest India. लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? वो बदलाव कहाँ पे जो आया था? नॉर्थ, भारत के नॉर्थ में, नॉर्थ इलाके में, और नॉर्थ वेस्ट भारत में, ठीक है। चलिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फॉरेन इन्वेजन्स, इसके बारे में पहले जानेंगे कि क्या कहना चाहता है ये टॉपिक। क्या लिखा है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फॉरेन इन्वेजन्स। देखो, after the decline of the Mauryas, India was invaded by many foreign tribes from the northwestern area. जैसे सबसे पहले कौन है? इंडो ग्रीक्स। फर्स्ट वन, सबसे पहले कौन है? इंडो ग्रीक्स। अब ये लोग कौन थे? देखिए, the first half of the 2nd century BCE saw Indo Greeks or Bactrians as the first among the foreign invaders who क्रॉस्ड द हिंदू कुश। तो सबसे पहले हमारे देश को इन्वेट करने के लिए कौन है? इंडो ग्रीक्स। इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में उस टाइम पे क्या था? कोई भी एक अच्छा शासक मौजूद नहीं था। These Indo Greeks occupied a large part of the region reaching up to पांचाल एंड पाटलिपुत्र। तो ये जो इंडो ग्रीक्स थे, इन्होंने क्या किया? कहाँ कब्जा जमा लिया? पांचाल और पाटलिपुत्र तक भी इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया।
मिनांडर और मिलिंद वॉज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ दिस पीरियड। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कौन था इंडो ग्रीक रूलर इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट, मियांडर या फिर जिसको हम लोग मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। चलो नो मोर में आ जाओ। इंडो ग्रीक्स वर द ग्रीक्स हु हैड सेटल्ड इन बैक्ट्रिया इन अफगानिस्तान। तो इंडो ग्रीक्स कौन से ग्रीक्स थे जो कहाँ पे सेटल हुए थे, बैक्ट्रिया में सेटल हुए थे जो कि अफगानिस्तान में है। चलो ग्रीक इन्फ्लुएंस के बारे में देखेंगे, क्यों ऐसा इंडो ग्रीक्स कैसे आए, ग्रीक इन्फ्लुएंस। देखो द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक एलिमेंट्स वाज अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट कॉल्ड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो एक ऐसा स्कूल था, उनकी आर्ट का स्कूल था, कला का था स्कूल, जिसको हम लोग गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। इसको अंडरलाइन करिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ग्रीक और इंडो दोनों तरीके के कल्चर्स को यहाँ पे फॉलो करते थे, विच डेवलप्ड एट गांधार। और कहाँ पे डेवलप हुआ था, गांधार। In this style, the images of Buddha and Bodhisattva showed clearly different Greek features. These images were made in red sandstone. ठीक है, तो ये जो images बने हैं देख लीजिए, स्टैचू ऑफ बुद्धा इन ग्रीक स्टाइल, क्या बना है ना, बुद्ध का स्टैचू और ग्रीक स्टाइल में बना हुआ है। तो ये जो थे किसके बने हुए थे, रेड सैंडस्टोन के। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड वर फाउंड। आपको इस दौरान सिल्वर कॉइन्स मिल जाएगा जो कि करेंसी फाउंड होती थी, ठीक है, चांदी के सिक्के। दे वर इशूड बाय लोकल रूलर्स, और जो लोकल रूलर्स होते थे मतलब उस छोटे छोटे जगहों के जो राज दरबार में जो राजा रहते थे वो देते थे। दे ऑल्सो मिंटेड द अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, और सबसे पुराने जमाने में जो सोने के सिक्के बनते थे वो इंडो ग्रीक रूलर्स ही बनवाते थे, उन्होंने बनवाया था। द नेचर ऑफ कॉइनेज एंड द वाइड एरिया वेयर दे वर फाउंड सजेस्ट अ वाइड ट्रेड नेटवर्क। ठीक है, तो जिस प्रकार के सिक्के उस दौरान हम लोगों को जिस प्रकार के सिक्के उस दौरान जो मिलते हैं और उनके बारे में जितना हम जानते हैं, इससे हम ये समझ में आता है कि उस दौरान जो व्यापार था वो बहुत ही व्यापक था, एक वृहद स्तर पर था। Many Greek terms were absorbed into the Sanskrit language as well, और जो बहुत सारे ग्रीक टर्म्स थे, जो वोकैबुलरी थी, लैंग्वेज जो थी, उसमें संस्कृत लैंग्वेज का भी उतना ही ज्यादा योगदान हुआ करता था। ऐसा लगता था कि संस्कृत से ही ग्रीक लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। चलो द शाकास के बारे में जानो, ये कौन लोग है, सेकेंड द शाकास। चलो दे ऑल्सो रेफर्ड टू एज दी साइथियंस, अंडरलाइन कर लीजिए, शाकास को हम लोग साइथियंस के नाम से भी जानते हैं। The Shakas replaced the Indo-Greeks and ruled till the 4th century CE. ठीक है, तो ये लोग 4th century तक इन्होंने रूल किया। They belong to the nomad hordes of Central Asia. तो Central Asia के ये लोग थे। They established themselves at तक्षशिला and मथुरा। इन्होंने कहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया, कहाँ पे इन लोगों ने अपना किस पे अपना पाँव रखा, किस जगह पे, तक्षशिला में और मथुरा में। द मोस्ट फेमस जो शाका रूलर थे उनका नाम क्या था, रुद्रमन, अंडरलाइन करिए, रुद्रमन, हु चेक द सातवाहना एक्सपेंशन इनटू वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न भारत में इन्होंने सातवाहना को बढ़ाया। ठीक है, ही रूल्ड ओवर, कहाँ पे इन्होंने रूल किया, सिंध, गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, कथिवार और वेस्टर्न डेक्कन। He is credited with the repair of the damaged Morge Dam at Sudarshan Lake in कथिवार। तो इनके लिए ये कहा जाता है कि इनको इस चीज़ की क्रेडिट मिलती है कि इन्होंने क्या बनवाया था, रिपेयर करवाया था, जो कि क्या खराब हो गया था, मुर्गे डैम, जो कि सुदर्शन लेक कथिवार जिले में है, सुदर्शन लेक है वहाँ पे, और वहाँ पे कौन सा डैम बना है, मुर्गे डैम, वो डैमेज हो गया था, खराब हो गया था, तो इसको उन्होंने फिर से रिपेयर करवाया था, बनवाया था। He also promoted the Sanskrit language as well. चलो नो मोर में क्या लिखा है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। देखो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से क्या हमें बोला है, describes the military achievements, territories and personal qualities of रुद्रदमन। ठीक है, तो रुद्रदमन जो थे उनकी जो पर्सनल क्वालिटीज थी कि वो किस बिहेवियर के थे, ये उनकी टेरिटरीज जहाँ जहाँ तक उन्होंने रूल किया, उनकी जो अचीवमेंट्स थी, उन्होंने क्या क्या अचीव किया था। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये सब हमें पता चलता है। चलो ये तो गए शाकास, अब आ जाओ पार्थियंस पे।
देखो पार्थियंस के बारे में जानो। द पार्थियंस फॉलोड द शाका, तो शाकास के बाद कौन है? पार्थियंस। दे केम टू इंडिया फ्रॉम ईरान, भारत की कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, इसको अंडरलाइन कीजिए। दे रूल्ड ओवर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और इन्होंने कहाँ पे रूल किया? एक छोटे से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के छोटे जगह पे, मतलब इन लोगों का जो रूल था वो बहुत वाइड नहीं था। देखो अंडरलाइन करो। गॉन्डिफरनीज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द पार्थियंस, ये सारे नाम याद होने चाहिए कि कौन से, ठीक है, क्लैन का कौन सा जो लीडर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गॉन्डिफरनीज जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था पार्थियंस का। इट इज सेड दैट ड्यूरिंग हिज रेन, ऐसा कहा जाता है कि जब ये रूल कर रहा था, सेंट थॉमस आए थे, वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट विजिटेड इंडिया। जीसस क्राइस्ट के बारे में तो सबको पता है, ईसा मसीह के बारे में, ठीक है, वो क्रिश्चियंस के भगवान हैं, और उनके डिसाइपल मतलब उनके फॉलोअर सेंट थॉमस भारत आए थे जब ये रूल कर रहे थे। चलो ये हो गया पार्थियंस का। अब आ जाओ कुशानास पे। इनके बारे में देखो क्या लिखा है। द कुशानास केम आफ्टर दी पार्थियंस, तो पार्थियंस के बाद कौन आया? कुशानास। दे बिलोंग टू द यूशी ट्राइब लिविंग नियर चाइना, तो चाइना के पास में जो यूशी ट्राइब थी उससे ये लोग बिलोंग करते थे, उसी से ये लोग जुड़े हुए थे। इट वॉज अंडर कुशान रूल दैट सिविलाइजेशंस ऑफ द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड इंडिया मर्ज टुगेदर, तो इन्हीं के रूल के दौरान जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, कहाँ कहाँ की? मेडिटेरेनियन वर्ल्ड की, वेस्टर्न एशिया की, सेंट्रल एशिया की, चाइना की और भारत की, इस आपस में मिल गई। जो मोस्ट पॉपुलर रूलर थे कुशाना डायनेस्टी के वो कौन थे? कनिष्क। अंडरलाइन कर लीजिए, जो चीज़ें अंडरलाइन करवाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। His period is historically significant as there was cultural development as well as intermingling of people from different areas. तो इनके रूल ये जो रूल कर रहे थे, तो इस दौरान को हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि इस दौरान कल्चरल डेवलपमेंट तो जो हुआ तो वो तो हुआ ही। क्या हुआ कि अलग अलग जो सभ्यता के लोग थे वो आपस में एक दूसरे से मिल गए, इंटरमिंगलिंग हो गया। कुशान एम्पायर इन दिस टाइम extended to सांची in मध्य प्रदेश and to वाराणसी in उत्तर प्रदेश। कनिष्क कौन थे? एक बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। कनिष्क ने मोनास्ट्री बनवाई थी और एक ह्यूज स्तूपा बनवाया था, कहाँ पे? पुरुषपुर में, जो कि पेशावर के पास ही है। मथुरा उनकी सेकेंड कैपिटल थी, ठीक है। तो आपको पता है कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे वो स्तूपा और मोनास्ट्री में रहते थे, स्तूपा बनवाते थे और मोनास्ट्री में रहते थे। तो इन्होंने उनको, चूंकि ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो इन्होंने ये सब काम किया। नो मोर, कनिष्क स्टार्टेड अ न्यू एरा कॉल्ड दी शाक एरा, इन्होंने शाक एरा का एस्टैब्लिशमेंट किया, जो कि आज हमारी भारत सरकार इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कनिष्क स्टार्टेड अ न्यू एरा कॉल्ड दी शाक एरा, इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नाउ यूज्ड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन से थे? कुशानास थे ये। तो कनिष्क इसीलिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो गए। विस्टामैन अश्वघोष वॉज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, तो कनिष्क के जो उनका जो राजदरबार था उसमें जो अश्वघोष नामक एक व्यक्ति, वो क्या थे? उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, और वो क्या थी? बायोग्राफी ऑफ बुद्ध, बुद्ध के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा था। उसमें बुद्ध चरित्र, जिनको उन्होंने नाम दिया बुद्ध चरित्र, से समझ पा रहे हो ना कि बुद्ध जो लॉर्ड बुद्ध, गौतम बुद्ध को जो हम लोग समझते हैं, उनके चरित्र के बारे में लिख रहे हैं ना, उनके कैरेक्टर के बारे में। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करिए कि अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र लिखा है, और वो किसके दरबार में पोएट थे? कनिष्क के दरबार में, जो कि कुशानास डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। चलो कुशाना इन्फ्लुएंस में देखो, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग कनिष्का's rule. It also created Buddha and Bodhisattvas images like the गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? बुद्ध और बोधिसत्वा इमेजेस बनाए गए, जैसे कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से बनाया गया था। बट दीज इमेजेस वर डिफरेंट इन लुक, लेकिन इनकी जो इमेजेस थी वो थोड़ी सी अलग तरीके की दिखती थी। एंड हैड अ प्योरली इंडियन अपीयरेंस, और उसमें भारतीय जो थी, भारतीयता वो बहुत अच्छे से झलकती थी।
These images also were made of red sandstone, और इन images को भी red sandstone से बनाया गया। देखो coins of the कुशाना period में देख लीजिए कैसे बना हुआ है। All the previous dynasties minted coins showing only symbols। तो पहले की, इससे पहले जो dynasties थी कुशाना से पहले, वो जब coins बनाती थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ symbols होते थे। लेकिन कुशाना पीरियड में जो coinage बनवाया गया वो बहुत ही significant था, important था, क्योंकि कुशाना रूलर्स ने क्या किया, अपने जो भी उस दौरान रूलर राजा हुआ करता था वो उन सिक्कों पर अपना फिगर बनाया करता था। तो इसलिए उस दौरान की जो कॉइनेज थी, जो करेंसी थी, वो भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। इवन द लेटर डायनेस्टीज कॉपीड दिस स्टाइल ऑफ कॉइनेज। यहाँ तक कि जब जो लेटर डायनेस्टीज हैं, जो बाद में जो डायनेस्टीज बनी, उन्होंने भी इसी तरीके से कॉइनेज बनवाना शुरू कर दिया। चलो केस स्टडी में आ जाओ। द सिल्क रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरा डबल टिक कर लीजिए। सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो क्या लिखा है। Regular trade contracts between Central Asia and India were established due to the regular movement of foreigners into India। तो देखो सेंट्रल एशिया और भारत में जो व्यापार था वो इतना बढ़ क्यों गया था उस दौरान, क्योंकि क्या होते थे, फॉरेनर्स जो थे वो भारत बहुत आ रहे थे उस दौरान। ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद अफगानिस्तान हैड ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट नाउ सम न्यू रूट्स आल्सो ओपनड अप। अफगानिस्तान के साथ तो भारत का पहले से ही व्यापार साझा करता था वो, लेकिन अब नए नए रूट्स और डेवलप हो गए थे। वन सच रूट बिकेम फेमस एज द सिल्क रूट। तो उसमें से एक और जो रूट बहुत पॉपुलर हो गया था उसको हम लोग सिल्क रूट्स के नाम से जानते हैं। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू इन्वेंट द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क। अब इसको सिल्क रूट क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता था, सिल्क का आयात और निर्यात होता होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो जो चाइनीज थे उन्होंने सबसे पहले, वो हमारे पूरे विश्व में सबसे पहले वो सिल्क बनाने वाले व्यक्ति बन गए। दे डेवलप दिस आर्ट एज अर्ली एज 5000 BC। ठीक है, 5000 BC था, तो इन्होंने तब तक ये आर्ट को अपने अंदर डेवलप कर लिया था। चाइनीज मर्चेंट्स वुड गो टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू लैंड रूट्स कैरिंग देयर सिल्क ऑन हॉर्सबैक, कैमल्स और ऑन फुट। तो जो चाइनीज मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो लैंड रूट से, मतलब वाटर के रूट से नहीं, ठीक है, किस तरफ से, वो जमीन के जो रूट था अपने बैलगाड़ी पर, घोड़ों पर, ठीक है, सवार होकर के, फिर कैमल्स पर सवार होकर, कभी कभी पैदल भी चला करते थे, अपने सिल्क को वहां से इधर उधर ले जाया करते थे दूसरे देशों में। दे यूज्ड दिस रूट टू रीच वेस्ट एशिया। ठीक है, तो सिल्क रूट के द्वारा ही वो जगह से वो लोग पार करके वेस्ट एशिया में आया करते थे। दिस रूट केम टू बी नोन एज दी सिल्क रूट, और इसी को हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सिल्क जो है बहुत ही हाईली वैल्यूड और लग्जूरियस आइटम होता था, और वो सिर्फ और सिर्फ रिच और वेल्दी पीपल के पास ही उस दौरान पाया जाता था। कि सिल्क का अभी भी, आज भी सिल्क का अगर आप कपड़ा लेने जाओगे ना, साड़ी लेने जाओगे या फिर दुपट्टा वगैरह, तो वो बहुत कॉस्टली मिलता है। इट वॉज एन एक्सपेंसिव ट्रेड, बहुत महंगा ट्रेड था, क्योंकि बिकॉज ऑफ टफ टेरेन एंड अदर डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग द सिल्क थ्रू दिस रूट। क्योंकि जो ज़मीन होता था, जो जिस रास्ते से वो लोग आते थे, वो रास्ता क्या था, बहुत ही टफ था, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी, चोरी हो जाती होगी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सिल्क रूट क्रॉस करने में चाइनीज मर्चेंट्स को फेस करना पड़ता होता होगा, और इसलिए इनएक्सपेंसिव आइटम ये था, एक्सपेंसिव आइटम। चलो, the Kushanas controlled the 7,000 mile long Silk Route which began from China and passed through Central Asia, Afghanistan और West Asia। तो कुशानास ने ही कंट्रोल किया ये 7,000 मील लॉन्ग सिल्क रूट। चलो, दे डिवाइड टोल टैक्स। तो कुशानास ने क्या लगा दिया, उस पर टैक्स लगा दिया ऑन द ट्रेडर्स, व्यापारियों पे, ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट, जो इस रूट के द्वारा आते थे, एंड इन रिटर्न दे ऑफर देम प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉबर्स ऑन द रूट। और टैक्स लेने के बदले में वो उनको क्या देते थे, क्या सेवा प्रदान करते थे, कि आपको रॉबर्स से प्रोटेक्शन मिलेगा, आपका माल चोरी नहीं। चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा आज। अब न्यू किंगडम्स इन द साउथ, ओवरसीज ट्रेड लिंक्स के बारे में केस स्टडी, स्प्रेड ऑफ रिलीजन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।